Hello guys, do you know this year Indian Meteorological Department is celebrating 150 years of excellence. It has been in news repeatedly and also climate is an important topic for UPSC. So today we will be covering such news and many more in very concise manner. So welcome to the PIBQ Fusion series. We are going to discuss the important news from January 2025 week 2. So let us start the session. So first news is about Ujala. 10 years ऑफ एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग। तो उजाला स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 5 जनवरी 2015 में बाय अवर प्राइम मिनिस्टर। तो उसको 10 साल हो रहे हैं। तो ये स्कीम यूपीएससी सीएससी 2025 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बारे में देखा जाए तो 36 करोड़ ऑफ एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। और ये एफर्ट्स जॉइंटली अंडरटेकन बाय द एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ईईएसएल एंड डिस्कॉम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द पावर। तो वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, एक एफिशिएंसी कितनी बड़ी है वो देखना चाहोगे तो अ 7 वॉट एलईडी बल्ब प्रोवाइड्स द सेम अमाउंट ऑफ लाइट एज अ 14 वॉट कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप and 60 volt incandescent lamp, thereby saving nearly 90% energy compared to ICLs and 50% in case of the CFL। तो इतना ज़्यादा एफिशिएंसी है एलईडी बल्ब्स की। तो वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम। वो भी 5 जनवरी 2015 को लॉन्च हुआ था। तो उसमें क्या कर रहे हैं वो अलोंग साइड इंट्रोड्यूस्ड अलोंग साइड दी उजाला स्कीम। तो उसमें जितनी भी स्ट्रीट लाइट है उसको जो भी लाइट है उसको कन्वेंशनल लाइट को स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट एलईडी स्ट्रीट लाइट से रिप्लेस कर रहे हैं। सेकेंड, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड जो जो ये प्रोग्राम चला रही है, जो जो दिस एफर्ट इज जॉइंटली अंडरटेकन बाय एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड। तो हमको यूपीएससी क्या करता है कि वो बॉडी के बारे में पूछता है। तो हमको पता होना चाहिए कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ये किस कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड इट इज ऑल्सो जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ 4 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लाइक एनटीपीसी लिमिटेड, पीएफसी लिमिटेड, पावर आरईसी लिमिटेड एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो वो 4 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जॉइंट वेंचर भी है। और वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में। वो हमको एक पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड वॉट डेजिग्नेटेड एज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द प्रोग्राम। जो अपने आगे देखा कि ईईएसएल इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द उजाला प्रोग्राम। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूज। लेट अस सी सेकंड न्यूज, प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस किसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है? उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि द बायएनुअल सेलिब्रेशन हेल्ड ऑन 9th January टू कमोमरेट्स द डे इन 1915 when Mahatma Gandhi, the greatest प्रवासी, returned to India from South Africa to lead the country's freedom struggle। तो 9th January 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न आए थे। तो उसके लिए 9 जनवरी सेलिब्रेटेड एज ए प्रवासी भारतीय दिवस। लेकिन गवर्नमेंट का फंक्शन, गवर्नमेंट प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड वंस इन 2 years, मीन्स बायएनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार सेलिब्रेट किया गया। और उसको स्टार्ट कब किया सेलिब्रेट करना कि फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन 2003 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टार्ट किया था 2003 में। टू रिकॉग्नाइज एंड एंगेज विद द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी, वो उनका पर्पस था। तो वो किसका फ्लैगशिप इवेंट है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको सेलिब्रेट कर रही है। तो वो पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। और सिंस 2015 इट इज ए बायएनुअल इवेंट। तो इस बार 18th प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट हुआ है। वो कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ हमको वो पता होना चाहिए, भुवनेश्वर ओडिशा में। और थीम क्या थी इस साल की? डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। ये इस साल की स्कीम है। और मतलब बाय एनुअल है। तो इस बार 2025 में हुआ। तो अगली बार कब हुआ होगा? 2023 में 17th टाइम्स प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में सेलिब्रेट हुआ था। और वो कहाँ पे हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश में। और तब की थीम क्या थी? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन द अमृत काल। बट हमको इस साल की थीम पता होना चाहिए, डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू द विकसित भारत। और ओडिशा में सेलिब्रेट हुआ है। तो ये था सेकंड न्यूज। लेट अस सी थर्ड न्यूज, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड नालसार यूनिवर्सिटी साइन एमओयू टू ट्रेन एनिमल वेलफेयर रिप्रेजेंटेटिव इन हैदराबाद टुडे। तो ये न्यूज हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो हमको पता होना चाहिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज ए स्टेचुटरी बॉडी। स्टेचुटरी मीन्स कोई कोई भी लॉ से वो बैक कर रही है। तो मतलब कौन से लॉ के अंदर में?
AWBI means Animal Welfare Board of India was established under the Section 4 of the Prevention of Cruelty to Animal Act 1986 और वो स्टैट्यूटरी बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर में आता है। और द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 का एम क्या है? टू प्रिवेंट क्रुएलिटी टू एनिमल अक्रॉस द कंट्री, प्रोटेक्टिंग बोथ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल। ये ध्यान रखिएगा, वो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल बोथ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल को कवर करता है। यूपीएससी कहीं पे स्टेटमेंट में रख देगी कि ओनली वाइल्ड एनिमल फॉर ओनली डोमेस्टिक एनिमल, लेकिन ध्यान रखना है कि वो एक्ट बोथ डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल को कवर करता है। और ज़्यादा जानते हैं हम कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ था? 1962 में। स्टार्टेड अंडर द स्टेवर्डशिप ऑफ लेट श्रीमती रुक्मणी देवी अरुण नडाले का अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। और उसका बोर्ड है जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड है वो 28 मेंबर होते हैं, उसमें से आउट ऑफ 6 इंक्लूडिंग 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो 28 में से 6 मेंबर पार्लियामेंट से होते हैं, उसमें से पार्लियामेंट के 6 मेंबर में से 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द राज्यसभा एंड 4 मेंबर फ्रॉम द लोकसभा। और उसका टर्म ऑफ ऑफिस क्या रहता है मेंबर्स का? 3 इयर्स का रहता है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हमको थोड़ा पता होना चाहिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आप इतना करके जा रहे हो तो आपका श्योरिटी के साथ अच्छे से क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा वही ना वहीं पे। सो लेट अस सी वन अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज इन दैट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स सोनमर्ग टनल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो हमको पता होना चाहिए कि सोनमर्ग टनल कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि कश्मीर इज द क्राउन ऑफ द कंट्री, द क्राउन ऑफ इंडिया, आई वांट दिस क्राउन टू बी मोर ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर के बारे में बोला है। लेकिन हमको क्या पता होना चाहिए कि सोनमर्ग टनल के बारे में पता होना चाहिए। वो कितना 12 किलोमीटर लॉन्ग प्रोजेक्ट है और उसका मेन टनल है वो 6.4 किलोमीटर लेंथ है उसकी। और वो कौन से अल्टीट्यूड पे बनाया गया है? 8650 फीट अबव द सी लेवल। तो एक हाइट पे है 8650 किलोमीटर अबव दी 8650 फीट अबव द सी लेवल। और वो ऑल वेदर कनेक्टिविटी है बिटवीन श्रीनगर एंड सोनमर्ग एन रूट टू लेह एंड ensuring safer and uninterrupted access to strategically critical लद्दाख रीजन को एक्सेस दे रहा है। और अलॉन्ग विद दैट जोजिला टनल सेट फॉर कंप्लीशन। जोजिला टनल भी अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, वो 2028 में कंप्लीट होगा। वो क्या करेगा? उसका एम क्या है? कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर वैली एंड लद्दाख की है। तो हमको जोजिला टनल एंड सोनमर्ग टनल प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। एक्चुअली वो कौन से प्लेसेस को कनेक्ट कर रहा है और कहाँ पे लोकेटेड है, 2 चीज इंपॉर्टेंट है टनल के बारे में। सो लेट अस सी वन अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इन दैट लॉन्च ऑफ उत्कर्ष सेकंड मल्टीपर्पज वेसल, उसका लॉन्चिंग किया गया है। तो एज फार एज वो इंपॉर्टेंट हमको पता होना चाहिए कि उत्कर्ष क्या है। तो मल्टीपर्पज वेसल है और वो बिल्ट बाय L&T शिपयार्ड फॉर द इंडियन नेवी। और उत्कर्ष का मतलब क्या होता है? सुपीरियर इन द कंडक्ट। और मतलब मल्टीपर्पज क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट्स कैपेबल ऑफ टोविंग शिप्स, लॉन्च एंड रिकवर वेरियस टारगेट्स, ऑपरेट अनमेन्ड ऑटोनोमस व्हीकल एंड एक्ट एज अ ट्रायल प्लेटफॉर्म फॉर वेरियस इंडिजिनियस वेपन्स एंड सेंसर अंडर डेवलपमेंट। और उसका मैक्सिमम स्पीड है 15 नॉट्स। तो उसके लिए मल्टीपर्पज वेसल बोला जाता है। और हमको पता होना चाहिए उत्कर्ष क्या है। तो सेकंड मल्टीपर्पज वेसल। तो हमको वो भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट मल्टीपर्पज वेसल कौन सा था। तो INS समर्थक वॉज द फर्स्ट मल्टीपर्पज व्हीकल लॉन्च बाय द L&T। तो फर्स्ट था INS समर्थक और अभी लॉन्च हुआ है वो उत्कर्ष। और उत्कर्ष का मीनिंग क्या होता है? सुपीरियर इन द कंडक्ट। तो ये बात हुई उत्कर्ष के बारे में। वन मोर इम्पोर्टेंट न्यूज, इंडियन रिन्यूएबल कैपेसिटी रजिस्टर 15.84% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो अच्छी बात है। हमको थोड़ा बहुत रफली आइडिया होना चाहिए कि हमारी सोलर कैपेसिटी कितनी है, 97.86 गीगावाट और विंड 48.16 गीगावाट। और टोटल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रीचेस टू 209.44 गीगावाट। सो हमको ये डेटा के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। लेट अस सी वन अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज, that is Union Minister for Commerce and Industry श्री पीयूष गोयल लॉन्चेस नेशनल टर्मरिक बोर्ड। तो हमने हमारा वीक 1 का वीडियो देखा था, उसमें भी देखा था बोर्ड के बारे में। तो ये बोर्ड इंपॉर्टेंट है। इस बार कौन सा नेशनल टर्मरिक बोर्ड लॉन्च हुआ है?
तो वो कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है? तो निजामाबाद तेलंगाना। हमको उसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछ के रखा है कि बोर्ड एंड उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में दिया था। तो हमको नेशनल टर्मेरिक बोर्ड के बारे में पता होना चाहिए, वो कहाँ पे है? निजामाबाद इन तेलंगाना। और मतलब टर्मेरिक को गोल्डन स्पाइस भी बोला जाता है। और पल पल्ले गंगा रेड्डी एज इट्स फर्स्ट चेयरपर्सन है इस बोर्ड के। और इंडिया, एक डेटा के बारे में जो देखा जाए तो इंडिया वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर 70% ऑफ ग्लोबल टर्मेरिक प्रोडक्शन। तो 70% से ज्यादा तो टर्मेरिक प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? इंडिया में होता है। और देर आर 30 वेराइटीज ऑफ टर्मेरिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। 30 वेराइटी टर्मेरिक की 30 वेराइटीज प्रोड्यूस होती है इंडिया में। और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड तेलंगाना भी इम्पोर्टेंट स्टेट है उसके बारे में। और रिप्रेजेंट और जो चेयरपर्सन है बोर्ड के, और उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द टॉप टू टर्मेरिक ग्रोइंग स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, वो दोनों से। और मेघालय, मेघालय किसके लिए फेमस है? लाकाडोंग टर्मेरिक। तो लाकाडोंग टर्मेरिक के लिए मेघालय फेमस है। तो वो भी एक बोर्ड का पार्ट है। और स्टेट विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन द बोर्ड बाय द रोटेशन। और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द टर्मेरिक इन द वर्ल्ड। वो भी आपको पता होना चाहिए। 70% से ज्यादा टर्मेरिक प्रोडक्शन इंडिया में होता है। और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर एंड द एक्सपोर्टर ऑफ द टर्मेरिक इन द वर्ल्ड। India has more than 65% share of the world trade of the turmeric. In the case of turmeric, टोटल जितना भी वर्ल्ड का ट्रेड होता है इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन मोर देन 62% है। तो लेट अस सी वंस अगेन रिवाइज कि नेशनल टर्मेरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? निजामाबाद तेलंगाना में। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में। टोबैको बोर्ड का कहाँ पे है? गुंटूर आंध्र प्रदेश में। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का कहाँ पे है? बेंगलोर कर्नाटका में। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया का कहाँ पे हेडक्वार्टर? कोट्टायम केरला में। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का कहाँ पे है? कोची केरला में। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, हमको पता होना चाहिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में। और वो कहाँ पे स्टैब्लिश है? निजामाबाद तेलंगाना। ओके। तो उसके बाद एक अगला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेलिब्रेटिंग 150 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आजकल क्लाइमेट बहुत न्यूज में है। तो इस साल यूपीएससी सीएसई 2025 की प्रीलिम के लिए ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमको उसके बारे में पता होना चाहिए वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस। और वो कब स्टैब्लिश हुआ था? इन 1875। प्लेइंग अ वाइटल रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, एविएशन एंड पब्लिक सेफ्टी। तो हमको वो पता होना चाहिए कि उसका रोल कहाँ पे है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में है। और उसके ऑन द हिस्टोरिक ओकेजन, मतलब वो 150 साल हो रहे हैं उसके लिए प्राइम मिनिस्टर लॉन्च मिशन मौसम, एन इनिशिएटिव एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया into a weather ready and climate smart nation through advanced weather surveillance technology, high resolution atmospheric observation, next generation radar, satellite and high performing computing system। तो मिशन मौसम के बारे में पता होना चाहिए, वो किसके बारे में है। सेकंड थिंग, Indian Meteorological Department became the first organization in India to have a message switching computer for supporting its global data exchange। वो इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, इंडिया वाज द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड to have its own geostationary satellite INSAT for continuing weather monitoring of this part of the globe and particularly for the cyclone warming। तो फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री है, जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है उसमें से फर्स्ट है टू हैव इट्स ओन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फॉर कंटिन्यूइंग वेदर मॉनिटरिंग। और विथ एक्यूरेट साइक्लोन वार्मिंग बाय आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एक्यूरेट साइक्लोन वार्निंग की वजह से नंबर ऑफ डेथ हैड रिड्यूस्ड फ्रॉम 10,000 इन 1999 टू जीरो इन 2022-24। तो 1999 में 10,000 लोग एवरेज डेथ हो रहे थे साइक्लोन की वजह से। तो वो 2022-24 में जीरो हो गए बिकॉज ऑफ द एक्यूरेट साइक्लोन वार्निंग बाय द आईएमडी। तो इस बार की प्रीलिम के लिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा उसको। लेट अस सी नेक्स्ट थिंग, 9 इयर्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया स्कीम को 9 साल हुए हैं। और इंडिया इज नाउ थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है विथ मोर देन 1.59 लाख स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो कौन रिकॉग्नाइज करता है? डीपीआईआईटी। तो वो हमको पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, 2016 में 500 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे। आज जनवरी 2025 में 1.59 लैक्स
स्टार्टअप है, तो वो बहुत अच्छी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। और आउट ऑफ दैट 73,151 स्टार्टअप ऐसे हैं कि जिसमें विथ एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 16.67 लैक्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है इस स्टार्टअप ने 9 ईयर्स में। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमको भास्कर प्लेटफॉर्म के बारे में भी पता होना चाहिए। तो वो किसके रिलेटेड है? एम्पावरिंग इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम। In addition to the initiative mentioned above, the Department of Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) launched the भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म। तो भास्कर प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? डीपीआईआईटी ने, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने। तो वो किसके रिलेटेड है? एम्पावरिंग इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो हमको भास्कर प्लेटफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। वो सिंपली दे विल आस्क कि भास्कर प्लेटफॉर्म इज रिलेटेड टू व्हाट। तो हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वो स्टार्टअप के रिलेटेड है कुछ। तो ये बात हुई स्टार्टअप इंडिया स्कीम की। लेट अस सी अनदर इंपॉर्टेंट मिशन, दैट इज स्पेडएक्स मिशन, रिवॉल्यूशनाइजिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है स्पेस का, और एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। 4 कंट्री इन द वर्ल्ड, 4th कंट्री है, चौथी कंट्री है कि जिसने स्पेडएक्स मतलब जो डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुली अचीव किया है। तो वो पीएसएलवी व्हीकल के थ्रू लॉन्च किए गए थे। उसमें एक टारगेट था और चेजर था, उन दोनों का डॉकिंग किया गया है। तो डॉकिंग एंड अनडॉकिंग इज द क्रिटिकल कैपेबिलिटी फॉर फ्यूचर एडवांसमेंट सच एज सैटेलाइट सर्विसिंग, स्पेस स्टेशन ऑपरेशन एंड इंटरप्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। वो तो वो चीज़ों के लिए वो डॉकिंग एंड अनडॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेशन किया है कि स्पेस डॉकिंग ऑफ द सैटेलाइट, इट इज द 4th कंट्री टू डू सो। तो हमको पता होना चाहिए स्पेडेक्स 1 एंड स्पेडेक्स 2 दो सैटेलाइट थे, और उसको एक चेजर बोला जाता है, एक टारगेट बोला जाता है, उस दोनों का डॉकिंग किया गया है। तो हमको इस मिशन के बारे में पता होना चाहिए। और पीएसएलवी C60 के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो वो भी हमको पता होना चाहिए। सेकंड है श्री पीयूष गोयल लॉन्चेस प्रभाव प्रभाव फैक्ट बुक। तो प्रभाव फैक्ट बुक क्या है? डीपीआईआईटी ऑल्सो लॉन्च प्रभाव फैक्ट बुक। तो उसका वो क्या है? इज द अल्टीमेट गाइड टू इंडियाज थ्राइव स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड इट्स ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम 2016 टू 2024। प्रभाव कैप्चर द अचीवमेंट ऑफ एवरी रीजन। तो प्रभाव फैक्ट बुक क्या है? वो उसके बारे में एक बुक है कि जो सारे स्टार्टअप 2016 से 2024 के सारे स्टार्टअप के बारे में उन्होंने जो जो ग्रोथ स्टोरी है, स्टार्टअप की ग्रोथ स्टोरी है, उसको मेंशन किया है। तो प्रभाव फैक्ट बुक किसके बारे में है वो हमको पता होना चाहिए, वो स्टार्टअप के रिलेटेड है। सेकंड, अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर अवार्ड 2024। तो अवार्ड किसके लिए इंपॉर्टेंट है? देखते हैं कि जैसे 2023 में यूपीएससी सीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विथ रिगार्ड टू द स्पोर्ट्स अवार्ड। अवार्ड का नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। उसका पर्पज क्या है वो पूछा है। अर्जुन अवार्ड, उसका पर्पज द्रोणाचार्य अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, और उसके पर्पज अवार्ड ने और पर्पज के बारे में पूछा है। और लिखा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबोव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो ये 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो उससे हमको इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स एंड अवार्ड दिए है, किसको दिए है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्यों कौन सा अवार्ड किसके लिए दिया जाता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमको पता होना चाहिए कि द्रोणाचार्य अवार्ड, तो द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में इंस्टीट्यूट हुआ था, और वो टू ऑनर द एमिनेंट कोचेस। तो कोच को टू ऑनर द एमिनेंट कोच के लिए दिया जाता है। अर्जुना अवार्ड तो वो कब 1961 में इंस्टीट्यूट हुआ था, और वो किसको दिया जाता है? वो हैव एग्जिबिटेड गुड एंड परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली फॉर द प्रीवियस 4 years एट द इंटरनेशनल लेवल एंड हैव शोन क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप एंड सेंस ऑफ द डिसिप्लिन, उसको अर्जुना अवार्ड दिया जाता है। ध्यानचंद्र अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, सॉरी ध्यानचंद अवार्ड, तो वो किसको दिया जाता है? वो हैव कंट्रीब्यूटेड टू द स्पोर्ट बाय देयर परफॉर्मेंस एंड कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट टू द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट इवन आफ्टर द रिटायरमेंट फ्रॉम एक्टिव स्पोर्टिंग करियर। तो उसको दिया जाता है ध्यानचंद अवार्ड कि इवन आफ्टर द रिटायरमेंट एक्टिव स्पोर्टिंग करियर, तो उसको लिए ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो अपने उसको बारे में पता हो जाए 1991-92 में इंस्टीट्यूट हुआ है, और वो गिवन फॉर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स बाय स्पोर्ट्स पर्सन ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर्स, उसके लिए दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा उसके बारे में। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तो वो किसको दिया जाता है? टू recognizing the contribution made to sports development by entities other than sports person and the coach। तो कोई एंटिटी को दिया जाता है जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में, तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। और एक लास्ट है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, तो वो awarded annually to the university which has given the best all round performance during the year of the award।
तो वो किसको दिया जाता है, कोई यूनिवर्सिटी को दिया जाता है विच हैज गिवन द बेस्ट ऑलराउंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द अवार्ड। तो ये बात हुई स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय स्पोर्ट पर्सन ऑल द लास्ट 4 years, तो वो सही है। अर्जुना अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय स्पोर्ट पर्सन, नहीं वो गलत है। द्रोणाचार्य अवार्ड टू ऑनर एमिनेंट कोचेस हु हैव सक्सेसफुली ट्रेन्ड स्पोर्ट पर्सन और टीम, तो वो एकदम सही है। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय स्पोर्ट पर्सन इवन आफ्टर डेथ, वो नहीं है, वो तो कोई ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो स्पोर्ट्स के प्रमोशन में, तो ये गलत है। तो फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज राइट, fourth is wrong. So how many of the above pairs correctly matched? Only two. So answer is only two. So this is the, so ये बात हुई। So that's all for the today. Stay tuned all the coming weeks and join the UPSC game of revision for more quality content. The link is in the description. Remember, knowledge is a beautiful thing that grows when shared. So let's keep the flow of knowledge going. Thank you. Have a great day and all the best.